हेलो प्यारे बच्चों, आज एक नया टॉपिक एंगल, ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंगल। तो हम आज एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल के बारे में सीखेंगे कि एंगल किस तरीके से बनते हैं, एंगल्स की नेमिंग किस तरीके से की जाती है, एंगल्स में और कौन कौन से टर्म्स इंक्लूड होते हैं। क्लियर? देखिए, जब भी दो लाइंस, सबसे पहले एंगल्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जब भी दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर, किसी कॉमन ऐसे पॉइंट पर जहां से दोनों एक साथ शुरू हो, जैसे एक लाइन ये है हमारे पास ए बी और एक लाइन हमारे पास ये है ए सी। इनको अभी जरा मैं अलग अलग रखता हूं इस तरीके से। एक लाइन हमारे पास ए बी ये लाइन और एक लाइन हमारे पास ये ए सी। हमारे पास ये टू लाइंस हैं, ए बी और ए सी। अगर हम इनको किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिला दें, जैसे कि हम इसको इधर आगे बढ़ा देते हैं, तो ये जो पॉइंट है ए वो यहां पर आ गया। तो अब ये लाइन ए बी और ये लाइन ए सी, जो दो अलग अलग लाइंस थी, वो एक पॉइंट पर मिल रही है और वो कॉमन पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है ए। तो इस जगह ये जो एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ जो झुकाव है, इंक्लिनेशन, जो एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ जो झुकाव है, उस झुकाव को ही हम एंगल बोलते हैं, उस इंक्लिनेशन को ही हम एंगल कहते हैं। जैसे कि एक लाइन है हमारे पास ए बी और दूसरी लाइन है हमारे पास ए सी। ए बी से ए सी कितनी झुकी हुई है? देखिए, इतनी, यहां से चले और इस तरीके से ये इसका झुकाव है। तो ये जो झुकाव है इसको हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहली बात कि दो लाइंस का होना जरूरी है। ठीक है? दो लाइंस के बिना एंगल फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसमें दो लाइंस कौन सी हैं? एक ए बी और एक ए सी। क्लियर? इनको हम कहते हैं आर्म। क्या बोलते हैं इसको? आर्म। तो ये एंगल की आर्म्स हो गई। एंगल की कितनी आर्म होती हैं? दो आर्म्स होती हैं एंगल की। तो एक आर्म एंगल की ए बी हो गई और दूसरी आर्म एंगल की ए सी हो गई। तो किसी एंगल को बनाने के लिए दो लाइंस का होना जरूरी है। इट मींस हर एंगल के दो आर्म होते हैं। हर एंगल में दो आर्म होती हैं। जिस तरीके से हमारे दो हैंड्स होते हैं, उसी तरीके से एंगल की दो आर्म्स होती हैं। तो एंगल की दो आर्म हो गई, एक आर्म ए बी और एक आर्म ए सी। ठीक है? इसके बाद ये एक कॉमन पॉइंट पर दोनों आर्म्स मिलती हैं। ये दोनों आर्म्स एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं। उस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो एक टर्म हमारे पास आर्म आया, दूसरा टर्म हमारे पास आया वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स कौन सा हुआ? वर्टेक्स हुआ ए। तो हर एंगल में दो आर्म हो गई और एक वर्टेक्स हो गई। वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है? कॉमन पॉइंट। वो कॉमन पॉइंट जिस पर दोनों आर्म्स मीट करती हैं, दोनों आर्म्स मिलती हैं, उसी पॉइंट पर एंगल फॉर्म होता है। तो जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा है या जिस पॉइंट पर दोनों आर्म्स मीट कर रही हैं, उसी पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये वर्टेक्स हो गया,
ये आर्म्स हो गई। अब इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या होगा? तो देखिए एंगल में 3 पॉइंट्स इंक्लूड हैं, एंगल में 3 पॉइंट्स इंक्लूड हैं। एक पॉइंट है हमारे पास C, एक पॉइंट है हमारे पास A और एक पॉइंट है हमारे पास B। क्लियर? 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ऐसा है जो कि कॉमन पॉइंट है या वर्टेक्स है, वो है A। क्लियर? तो जब किसी एंगल का नाम हम लिखते हैं तो ये जो वर्टेक्स है वो ऑलवेज बीच में आना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आना चाहिए। तो अब हम इसका नाम 2 तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? हम इसको देखिए एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल बनाते हैं, ये सिंबल इस तरीके का, इस सिंबल का मीनिंग ही एंगल होता है। तो हम पढ़ेंगे इसको एंगल, क्या पढ़ेंगे? एंगल। अब एंगल का नाम क्या डालने जा रहे हैं हम? ये 3 पॉइंट्स इंक्लूड है इसमें, C, A और V। क्या बताया मैंने आपको कि जो वर्टेक्स है जिस पर एंगल फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट ऑलवेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहना चाहिए। ठीक है? तो बीच में हम किस तरीके से रख सकते हैं? हम ऐसे भी रख सकते हैं, एंगल CAB बीच में आ जाए, और हम ऐसे भी कह सकते हैं एंगल BAC, अब भी बीच में आया है। तो इस एंगल के दोनों नाम हो सकते हैं। हम इसको एंगल CAB भी कह सकते हैं, हम इसको एंगल BAC भी कह सकते हैं। तो इस एंगल के दोनों नाम हमारे ठीक हैं। आप अगर एंगल CAB कह रहे हैं तब भी एंगल वही है, और अगर आप एंगल BAC कह रहे हैं तब भी एंगल वही है। दोनों ही नाम करेक्ट, किसी भी तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वो ऑलवेज बीच में होना चाहिए। आप वर्टेक्स को इधर या इधर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वर्टेक्स को इधर या इधर शिफ्ट कर दिया, एंगल चेंज हो जाएगा और एंगल की नेमिंग गलत हो जाएगी। क्लियर? तो आपने देखा कि एंगल क्या होता है, जहां पर दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, जब दो लाइंस किसी एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, वहां एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ जो झुकाव होता है उसको हम एंगल कहते हैं। वो झुकाव ही एंगल कहलाता है। अगर झुकाव कम है तो एंगल छोटा है, और झुकाव ज्यादा है तो एंगल बड़ा है। क्लियर? अगर एक लाइन दूसरी लाइन के साथ थोड़ी सी झुकी हुई है तो एंगल छोटा है, और अगर एक लाइन दूसरी लाइन के साथ ज्यादा झुकी हुई है तो एंगल बड़ा है। एंगल का मेजरमेंट जो हम करते हैं वो 2 यूनिट्स एंगल के मेजरमेंट में यूज की जाती हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। एंगल्स के मेजरमेंट के लिए 2 यूनिट्स यूज की जाती हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। रेडियन को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपके क्लासेस में रेडियन का यूज नहीं होगा। अभी आपके क्लासेस में सिंपल केवल डिग्री का ही एक ही यूनिट यूज की जाएगी, डिग्री। तो आप अभी एंगल को डिग्री की फॉर्म में ही मेजर करेंगे। क्लियर? तो एंगल झुकाव है बेसिकली एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ। एंगल में 2 आर्म्स होती हैं, 2 आर्म्स, एक आर्म ये और एक आर्म ये, जो कि एंगल को बनाती हैं, जिनसे एंगल फॉर्म होता है। एंगल में एक वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर दोनों आर्म्स मीट करती हैं, उस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। एंगल की नेमिंग करते समय वर्टेक्स ऑलवेज बीच में रहता है,
आप इधर से भी नेमिंग कर सकते हैं BAC, और आप इधर से भी नेमिंग कर सकते हैं CAB। दोनों ही आपके नेम करेक्ट है, इस एंगल के दोनों ही नेम करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं। क्लियर? एंगल का मेजरमेंट जो हम करेंगे वो डिग्री में करेंगे, इसमें करेंगे डिग्री। तो इस तरीके से आपका आएगा, देखिए 30 डिग्री। डिग्री का ये सिंबल यूज किया जाएगा, एक छोटी सी ये जीरो ऊपर बना दी जाएगी, इसको पढ़ेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री। इस तरीके से मेजरमेंट होंगे एंगल्स के। इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे, एंगल्स की जो माप होंगी, जो मेजरमेंट होंगे, वो इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो एंगल के बारे में ये हो गया। इसके बाद एक बात और मैं आपको बता दूं, सपोज ये मैं कोई पॉइंट लेने जा रहा हूं जो कि देखिए ये हमारे पास कोई एंगल है और मैं यहां पर एक पॉइंट लगा रहा हूं, पॉइंट मैंने लगाया P। तो ये जो P पॉइंट है इस समय ये एंगल के अंदर आ रहा है। कहां आ रहा है? एंगल के अंदर आ रहा है। तो इस पॉइंट को, P पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, इंटीरियर of the angle BAC. Point P is interior of the angle BAC. तो जब कोई पॉइंट एंगल के अंदर होगा तो उसको हम इंटीरियर कहेंगे। सपोज दिस इज another point Q which is outside the angle BAC. ये जो एंगल BAC है इसके बाहर है पॉइंट Q। तो इस समय इस पॉइंट Q को हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल BAC। तो पॉइंट Q इज एक्सटीरियर ऑफ द एंगल BAC, पॉइंट P इज इंटीरियर ऑफ द एंगल BAC। तो ये दो टर्म एक्सटीरियर और इंटीरियर भी बेसिकली यूज किए जाते हैं, ये भी मैंने आपको साथ साथ यहाँ बता दिया है। तो एंगल्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने आपको, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं। देखिए सबसे पहले हमने सीखा इसमें एंगल क्या होता है, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल। तो एंगल का हमने मीनिंग सीखा, बेसिकली एंगल क्या होता है इसके बारे में हमने सीखा। दूसरी बात जो हमने सीखी, फर्स्ट जो हमने सीखा वो एंगल सीखा। दूसरी बात जो हमने सीखी वो हमने सीखी आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल की आर्म्स कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, इसके बारे में हमने सीखा। तीसरी बात जो हमने सीखी वो सीखा वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स के बारे में हमने सीखा। चौथी बात जो हमने सीखी वो हमने सीखी एंगल की नेमिंग कैसे की जाती है, एंगल के नाम को किस तरीके से लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। तो हमने चौथी इंपॉर्टेंट बात सीखी नेमिंग। पांचवी बात जो हमने सीखी वो हमने सीखी एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। अगर कोई पॉइंट है वो एंगल के बाहर है तो उसको हम एक्सटीरियर कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म हमने सीखा इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स अगर कोई पॉइंट एंगल के अंदर है तो उसको हम इंटीरियर बोलते हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स इस वीडियो में हमने सीखे हैं।
ये जगह जगह आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में, ज्योमेट्री में यूज होते हैं, तो ये आप माइंड में याद रखेंगे।